दीज कंपाउंड्स कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड, तैयार नहीं किए जा सकते इन द लेबोरेटरी, लेबोरेटरी के अंदर किसी भी दूसरे कंपाउंड से। तो शुरू में साइंटिस्ट का ये कॉन्सेप्ट था कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हासिल होते हैं, और वाइटल फोर्स थ्योरी के मुताबिक जानदारों के अंदर जितने भी जानदार हैं उनके अंदर एक वाइटल फोर्स, मखसूस फोर्स होती है जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की तैयारी के अंदर इस्तेमाल होती है या इन्वॉल्व होती है। ठीक है, तो अभी तक जो मैं आप लोगों को बातें बता चुका हूं ये आप लोगों ने अपने जहन में बिठा लेनी है, लेकिन एक बात और याद रखनी है, ये सारी बातें गलत हैं। समझ गए? ठीक है, कोई इतनी हैरानी वाली बात नहीं है। कोई भी नई चीज़ ईजाद होती है तो उसके पीछे बहुत सारी जो है नाकाम कोशिशें होती हैं, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जाके एक नई चीज़ वजूद में आती है। ठीक है, तो ये पुरानी ऐसे ही समझ लें कि आप लोग नाकाम कोशिशें, उसके बाद हम जो है असल हकाइक तक पहुँचे हैं। ठीक है, हिट एंड ट्रायल मेथड के ज़रिए से। तो अब हमने आगे देखना है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स असल में होते क्या हैं। ठीक है, ये हम उनको लेबॉरेटरी में तैयार कर सकते हैं या नहीं कर सकते। क्या वाकई ये बात सच है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही हासिल होते हैं? ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास नई एक बात आ जाती है, मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की मॉडर्न डेफिनेशन क्या है? तो मॉडर्न डेफिनेशन स्टार्ट करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि मॉडर्न डेफिनेशन किस तरह से आई थी। तो आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिलते चले गए, हम नए नए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स डिस्कवर करते चले गए। हमने ये तो माना हुआ था कि हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही हासिल होते हैं, लेकिन मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर के बारे में भी जानते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर के बारे में भी। तो इस स्ट्रक्चर्स के बारे में जैसे जैसे हम रिसर्च करते चले गए तो हमें आहिस्ता आहिस्ता पता चला कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर जो फोर्सेस होती हैं, बाइंडिंग फोर्सेस भी आप कह सकते हैं, यानी बाइंडिंग फोर्सेस से मुराद के कार्बन और हाइड्रोजन ये क्या है, ये आपस में जुड़े हुए हैं। किस चीज से जुड़े हुए हैं? दरमियान में एक बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, इस बॉन्ड की मदद से ये कार्बन और हाइड्रोजन आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर जो फोर्सेस पाई जाती हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर जो फोर्सेस पाई जाती हैं वो तो सेम है। ठीक है, वो क्या है? सेम है। तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम लेबोरेटरी में प्रिपेयर कर सकते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नहीं कर सकते। तो ये सोचने वाली बात है, तवज्जो तलब बात है। ठीक है, उसके अलावा और भी बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज थी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर मिलती जुलती थी। तो यहां से हमने एक नई डेफिनेशन इन सारी रिसर्चेस को देखते हुए की कि कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन, हाइड्रोजन एंड देयर डेरिवेटिव्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऐसे कंपाउंड्स जिनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन हो। कार्बन हम शुरू में बता चुके हैं, कार्बन एसेंशियल, कार्बन जरूरी होगा, तो कार्बन भी हो, हाइड्रोजन भी हो, और उनकी क्या हो? डेरिवेटिव्स भी हों। ठीक है, अब कार्बन और हाइड्रोजन की समझ आ रही होगी आपको, डेरिवेटिव्स की समझ नहीं आ रही होगी, उसको हम एग्जांपल से अभी देखते हैं। तो फिलहाल आप यही देखें कि ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर कार्बन भी पाई जाए, हाइड्रोजन भी पाए जाए, और उनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन के डेरिवेटिव्स भी हों, उनको हम क्या कहेंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये आप लोगों की मॉडर्न डेफिनेशन है। एग्जांपल क्या है? CH4, मीथेन, C6H6, बेंजीन, C2H6, ये क्या हो गई? इथेन हो गई। ये सारी की सारी एग्जांपल्स है। अब यहां पर देखें CCl4। ठीक है, डेफिनेशन के मुताबिक कार्बन और हाइड्रोजन होनी चाहिए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, लेकिन ये एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, जिसके अंदर आपको कार्बन तो नजर आ रही है लेकिन हाइड्रोजन नजर नहीं आ रही। ठीक है, यहां पर कॉन्सेप्ट आ जाता है डेरिवेटिव्स वाला। डेरिवेटिव क्या चीज होती है? एक ऐसी चीज जो किसी चीज से अखज होती है। ठीक है, ये खुद ब खुद तैयार नहीं होता, ये किसी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड से हम इसको तैयार कर सकते हैं। फर्ज कर लें ये आपकी एग्जांपल थी मीथेन CH4। ठीक है, इस कंपाउंड से हम CCl4 जो है इसको तैयार कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया? एक ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गया। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्यों हुआ? क्योंकि इसका ओरिजिन पहले क्या था? एक ऑर्गेनिक कंपाउंड था। समझ आ गई? क्योंकि ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड से ही बना है, इसीलिए ये भी क्या होगा? ऑर्गेनिक कंपाउंड। इट इज अ डेरिवेटिव ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो यहां पर आपकी डेरिवेशन का कंसेप्ट जो है वो कंप्लीट हुआ कि कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन, कार्बन एंड हाइड्रोजन हो भी सकती है, एंड देयर डेरिवेटिव्स, और उसके डेरिवेटिव्स भी हो सकते हैं। इन कंपाउंड्स को क्या कहते हैं आप लोग? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। क्लियर हो गई बात? इसके बाद ये सारी चीजें, ये कार्बन, हाइड्रोजन और उसके डेरिवेटिव्स का हमें कैसे पता चला? एक एक्सपेरिमेंट की वजह से पता चला, जिसने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हिस्ट्री को क्या कर दिया? चेंज कर दिया।
जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था ना, ये सारी बातें, ये वाली वाइटल फोर्स थ्योरी, ये बातें आप पढ़ तो चुके हैं, लेकिन ये क्या है, गलत बातें हैं, ठीक है। इनकी हमने क्या करनी है, आगे इनको सही करना है, ठीक है। तो एक एक्सपेरिमेंट ने ये सारी बातों को क्या कर दिया, रद्द कर दिया, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है एक नए फेज के अंदर दाखिल हो गई, ठीक है। अभी तक हमने ये पढ़ा है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लेबॉर्ट्री के अंदर हम तैयार नहीं कर सकते, यहाँ तक भी हमने यही पढ़ा है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लेबॉर्ट्री में तैयार नहीं कर सकते। तो चलते हैं रिजेक्शन ऑफ वाइटल फोर्स थ्योरी, द मेन कंसेप्ट। तो रिजेक्शन ऑफ वाइटल फोर्स थ्योरी की तरफ हम आते हैं कि ये जो वाइटल फोर्स थ्योरी आपने पढ़ी है, इसको रिजेक्ट कब किया गया था, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी इन्वेंशन थी। इसने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन को, एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को एक नई डायरेक्शन दे दी थी, ठीक है। तो रिजेक्शन ऑफ वाइटल फोर्स थ्योरी कैसे हुई थी, वोलर्स एक्सपेरिमेंट। अब वोलर क्या था, जर्मन साइंटिस्ट था, ठीक है, जर्मनी से इसका ताल्लुक था, फ्रेडरिक वोलर इसका पूरा नाम था। 1828 में इसने क्या किया था, एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। अगर आप लोग वाइटल फोर्स थ्योरी के कॉन्सेप्ट को अपने जहन में लाएं तो उसके मुताबिक जानदारों के अंदर एक वाइटल फोर्स होती है जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की तैयारी के अंदर इन्वॉल्व होती है, ठीक है। इसीलिए हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हासिल होते हैं, नॉन लिविंग सोर्सेज से लेबॉर्ट्री के अंदर हम उनको तैयार नहीं कर सकते। ये हमने सोचा हुआ था, हमारी सोच थी, ठीक है, एक थ्योरी थी, ठीक है। इस थ्योरी को रिजेक्ट किया फ्रेडरिक वोलर ने। क्या किया था इसने, ही प्रिपेयर्ड यूरिया, इसने क्या तैयार कर दिया, यूरिया। फार्मूला उसका NH2CO NH2, ये इसका फार्मूला है। कैसे तैयार किया, फ्रॉम अमोनियम सायानेट, ठीक है। इसने अमोनियम सायानेट NH4CnO इसका फार्मूला हो गया। इसने अमोनियम सायानेट से यूरिया को तैयार कर लिया लेबॉर्ट्री के अंदर, ठीक है। यूरिया क्या है, यूरिया इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। यूरिया क्या हो गया, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि मैमल्स के वेस्ट के अंदर पाया जाता है। जबकि अमोनियम सायानेट क्या होता है, एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, मिनरल ओरिजिन होता है इसका, ज्यादातर मिनरल्स में पाया जाता है। तो फ्रेडरिक वोलर ने क्या किया, एक बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दे दिया था। हमारी क्या सोच थी, पूरी दुनिया की सोच थी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में कि इनको हम लेबॉर्ट्री में तैयार नहीं कर सकते, लेकिन इसने सबसे पहले 1828 में एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड से यूरिया को तैयार करके वाइटल फोर्स थ्योरी के कंसेप्ट को रिजेक्ट कर दिया था, ठीक है। इसके बाद फ्रेडरिक वोलर जो है, इसके एक्सपेरिमेंट की कुछ इंपॉर्टेंसेस हैं। इंपॉर्टेंस में क्या बात आती है कि एक काम जो है इसके बाद, जिसके बारे में किसी ने सोचा ही ना हो, ढेर सारे दुनिया के अंदर साइंटिस्ट थे, उन्होंने कभी नहीं सोचा था, कभी इसके बारे में काम ही नहीं किया होगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम लेबॉर्ट्री के अंदर तैयार कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो वोलर के एक्सपेरिमेंट के बाद दुनिया भर के साइंटिस्ट जो हैं, उनकी सोचें इस तरफ भी गई कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम लेबॉर्ट्री के अंदर तैयार कर सकते हैं। यूरिया तो सिर्फ एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और ढेर सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं उनको भी हम लेबॉर्ट्री में तैयार कर सकते हैं। तो उसके बाद साइंटिस्ट ने इसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया, और मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं उनको तैयार करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। ये एक इंट्रोडक्शन था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में, कुछ उसकी हिस्ट्री के बारे में कि किस तरह से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आई थी, और पहले क्या कॉन्सेप्ट होते थे, बाद में क्या कॉन्सेप्ट हुए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।